18 अक्टूबर 2008 में मुझे अचानक किडनैप करके मारा पिटी करके बोलने लगे मालेगांव ब्लास्ट के अंदर तुमको आरोपी बना रहे हैं हम। वहाँ पर देखते हैं प्रज्ञा दीदी को भी सामने हमारा लाते हैं। वो प्रज्ञा दीदी की बहुत बदतर हालत थी। एक दिलीप नाहर और धर्मेंद्र बैरागी, उनको एक पास के कमरे में रखा, हमको एक पास के कमरे में, और दोनों को कपड़े उतार के भी उनको खूब मारा, बिल्कुल नंगा कर दिया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, एसी को 6-7-8 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, हमने टार्चरिंग झेली, मार झेली, पर हमने किसी का नाम नहीं लिया। क्यों इसलिए नहीं लिया कि था भी नहीं। तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर भी थी, महाराष्ट्र में, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको भगवा आतंकवाद का नाम इसलिए दिया। भगवा आतंकवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे थे दिग्विजय सिंह जी, उनने इसकी शुरुआत करी थी। भगवा आतंकवाद बोला, और भगवा आतंकवाद के पीछे सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति थी। किसी एक वर्ग विशेष को खुश करना था। दिलीप नाहर को और धर्मेंद्र बैरागी को गवाह बनाया, उनको भी नहीं छोड़ा, उनने मार दिया उसको। भाई क्या संबंध थे दिग्विजय सिंह जी के हेमंत करकरे जी के, एटीएस चीफ के क्या संबंध थे? कैसा गुजरा था ये वक्त, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। पहली बार इनको लेके गए, कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, किडनैप किए हैं, उठाए हैं, कौन लेके गया है, कोई खबर नहीं थी। बच्चे को जब अपने पापा को देखा कि ये अंदर हैं और हम लोग बाहर से बात कर रहे हैं, तो एकदम बिलख बिलख के रोने लगा। नज़रिया बदल गया ना लोगों का, कि देखने का कि भाई गलत किया होगा तभी तो गए हैं। लोगों की सोच तो ऐसी रहती है ना। एक आतंकवादी का बेटा कहलाना समाज किस नज़रिया से देखता था, वो बहुत पीड़ादायक हुआ करता था। इसमें हमारे जो जज थे, कोर्ट का केस, मतलब केस देखना, वकीलों से मिलना, इनसे मिलने जाना, और जो भी काम संभाल रहे थे, तो उनका उस समय पर अटैक आया और वो वहीं एक्सपायर हो गए। व्यवसाय भी ख़त्म, दुकानदारी सब चौपट हो गई। कुछ मतलब बच्चों के लिए भी नहीं बना, फीस के लिए परेशान होना। क्या गलत किया था जो इतना हम ऐसे परिवार, एक सामान्य परिवार को इतना झेलना पड़ा? कैलाश विजयवर्गीय, उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। एक भगवा आतंकवादी कैसे क्रिएट करा जाए, ये बनाया था, और एक षड्यंत्र था कांग्रेस के द्वारा जो रचा गया। एक माँ का भी प्यार नहीं मिल पाता था, न पिताजी का दुलार मिल पाता था। वो समय बहुत कठिन था। विस्फोटक अधिनियम लगा दिया। विस्फोटक अधिनियम भी मेरे पास से ना तो विस्फोटक पकड़ाया गया, ना मेरे पास विस्फोटक था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में इंदौर के श्याम साहू को भी आरोपी बनाया गया था। मुंबई एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तमाम तरह का टॉर्चर भी उनके साथ किया गया था। भोपाल की पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ में वो भी जेल में बंद थे और हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही बात कर लेंगे कि कितना खौफनाक ये पूरा समय था, कितना परेशान होना पड़ा था, बात करेंगे। श्याम भैया, सबसे पहले तो बहुत बधाई। पूरी टीम जो बेकसूर थे सब बरी हुए। आप तो हालांकि 2017 में बरी हो गए थे, लेकिन एक बार फिर जब ये केस में सब बरी हुए हैं, क्या हुआ था? सबसे पहले आप शुरुआत से बताइए कि कैसे क्या हुआ था। देखो, सर्वप्रथम तो जब केस बनाया, हमको तो पता ही नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि इतने बड़े संगीन केस के अंदर कोई हमें षड्यंत्र पूर्वक बंद कर देगा या किसी जगह फंसा देगा। 2008 के अंदर 18 अक्टूबर 2008 में मुझे अचानक किडनैप करके 2 गाड़ियों से आते, काले पीले दिखते हैं, सब सिविल में थे, और वो बाद में मुझे पता पड़ता 4 घंटे बाद कि मुंबई एटीएस से आए, महाराष्ट्र एटीएस के पुलिस वाले। 2-4 घंटे में को साथ रहे, रात को 11-12 बजे बाद मारा पिटी करके बोलने लगे मालेगांव ब्लास्ट के अंदर तुमको आरोपी बना रहे हैं, हम मुंबई ले जा रहे हैं। मैंने बोला मेरे घर वालों तक को तो जानकारी दे दो, तो उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा। रात को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी और पास में आके रुकती, बाईपास चौराहे पे, बाईपास में अंधेरे के अंदर, वहाँ एक पुलिस की गाड़ी भी आती है, और भगवान जाने क्या करते हैं, ये फिर मुझे लेकर एक गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में जाते। तो मैंने 3 लोगों को और देखता हूँ उसको, जो मेरे पे, जिसमें तो मैं 2 को पहचानता था। एक था राम जी कलसंग्रा, शिव जी कलसंग्रा, और दूसरा है दिलीप नाहर, तीसरा धर्मेंद्र बैरागी, जिसमें मैं पहचानता नहीं था। तो उन तीनों को भी देखता हूँ, मुझे भी शौक लगता है। ये कहा कि फिर हमको ले जाते, रास्ते में मारा पीटी करते, बोलते मालेगांव ब्लास्ट के अंदर आपसे पूछताछ करेंगे और आपको, आप आरोपी हो उसमें। तो ऐसे करके ले गए, मुंबई ले गए, नासिक ले गए, नासिक से वहाँ पर उन्होंने उनके उसमें रखा। दूसरे दिन हमको नागपाड़ा, महाराष्ट्र एटीएस का चीफ हेड क्वार्टर है, वहाँ ले गए। वहाँ से फिर शाम को
काला चौकी, दादर के अंदर काला चौकी है, ATS की चौकी, उसमें ले गए। वहाँ पर एक ही बात थी, मारना पीटना। वो जैसे हम लेके गए उसको दूसरे दिन पहुँचे तो वहाँ पर देखते हैं प्रज्ञा दीदी को भी सामने हमारा लाते हैं। वो प्रज्ञा दीदी की बहुत बदतर हालत थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा मारा पीटी और टार्चरिंग करी, उनसे खड़े होते तक नहीं बन रहा था, गिर गिर रही थी। तो लेडीज है उसको संभाली हुई थी, मतलब बहुत उनको ही मारा था। जब वहाँ हम रहे, हमने देखा हमारे साथ भी खूब मारा पीटी हुई। हम तो 3 हम थे और उधर प्रज्ञा दीदी होगी। तो जो एक दिलीप नाहर और धर्मेंद्र बैरागी, उनको एक पास के कमरे में रखा, हमको एक पास के कमरे में, और दोनों को कपड़े उतार के भी उनको खूब मारा, जबकि ATS ने उनको गवाह बनाया। दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके अंदर किसी गवाहों को मारा जाता है। गवाह हमेशा स्वतंत्र होता है। हमको भी शौक था कि कौन सा केस इतना बड़ा, मालेगांव ब्लास्ट मतलब आतंकवादी का दर्जा दे के केस लगाया गया था। तो शॉकिंग भी तो थे ही। 2-3 दिन बाद हमें आरोपी बना दिया जाता है और 2 लोगों को गवाह बना दिया जाता है, धर्मेंद्र बैरागी को और दिलीप नाहर को। मैं तो हमें बाद में पता लगता है कि उनको भी 10 दिन तक भी नहीं छोड़ा। गवाही 161 की गवाही कराने के बाद भी 10 दिन तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है, उसका छोड़ा। तो ये सब चीज़ क्या है, फैब्रिकेटेड हो रहा है। स्वतंत्र जांच में ये सब चीज़ें होती नहीं है, सब झूठे झूठे सबूत और गवाह इकट्ठा करके मार के पीट के बिना वजह के दबाव डाल के बयान करवाए गए थे। तो ऐसे ये प्रक्रिया चली। इसके बाद हम देखते हैं, हमको 5 दिन अनऑफिशियली कस्टडी में रखा। वही पता लगता कि प्रज्ञा दीदी को तो 11-12 तारीख से लेके आए हुए थे, हमको तो 16-17 तारीख को। 23 तारीख को हमारी ऑफिशियली गिरफ्तारी बता के हमें कोर्ट पेश किया जाता है, 23 अक्टूबर 2008। 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है। उस समय भी 10 दिन भी बहुत पुलिस ATS के बीच में टार्चर होता रहा। टार्चरिंग इतना खतरनाक था जो कभी हमने ना फिल्मों में देखा था। फिल्मों में देखते थे कि उसके सामने वाले को बिल्कुल शरीर पर चमड़ी उधेड़ देना, नाखून खींच लेना, नंगा कर देना। तो नाखून तो नहीं खींचे पर बिल्कुल नंगा कर दिया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, AC को 6-7-8 डिग्री पे कर दिया, उल्टा लेटा दिया, पैरों पे बड़े बड़े बेल्टों से मारना, हाथों पे बांधना, रात भर सोने नहीं देना, बार बार मारना, आना उठाना, कोई एक मार के जाएगा 2-4 लपड़ बिठा देगा, फिर बैठे रहना, सोने के लिए ना तो बिस्तर देना। तो ये सब चीज़ क्या होता है, तोड़ने के लिए और ज़बरदस्ती बयान दिलवाने के लिए होती है कि आप इस चीज़ को स्वीकार कर लो बस, या हम बोल रहे हो नाम ले दो, या आप आपकी मर्जी से कोई भी नाम लाओ। होना नाम हिंदू संगठन का कोई ना कोई व्यक्ति या हिंदुत्व पे काम करने वाला व्यक्ति होना। तो ठीक है, हमने टार्चरिंग झेली, मार झेली, पर हमने किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया कि था भी नहीं, सच्चाई वो थी नहीं, वो झूठ की बुनियाद पे था। फिर हमें पुलिस कस्टडी से जेल कस्टडी हुआ। उसी बीच में मेजर भी आता, समीर कुलकर्णी भी आता, ऐसे करके एक एक करके कई आरोपियों को लेके आते हैं। लेके आने के बाद उनकी भी वही दशा हालत वही होती थी, मारने पीटने के बाद अच्छी पटावड़े करना, मतलब ये स्थिति होती थी। हमारे साथ भी ये हुई कि चल नहीं पाते थे। यदि लेटरिन बाथरूम में जाना होता था तो रेंग रेंग के जाते थे, क्योंकि पैरों के तलवे पे इतने पट्टे मारे होते थे, खड़े नहीं हो सकते थे। एक लठ लेके जांघों पे और पेंडलियों पे घुमाते हैं 2 आदमी को खड़ा करके, तो जब वो आदमी को खड़ा करके चलाते हैं तो ऐसा लगता कि जांघें फट गई है। दर्द इतना होता कि आदमी फिर खड़े होकर सही चल नहीं सकता 1-2 दिन तक। तो ये स्थितियाँ थी। तो दूसरे लोगों के साथ भी होता था। मैंने मेरे आंखों के सामने समीर को मारते हुए देखा, राधावड़े को मारते हुए देखा, कर्नल को मारते हुए देखा, मेजर को मारते हुए देखा, क्योंकि ये सब मेरे बाद उनकी गिरफ्तारियाँ होती गई। ठीक है, 2-3 तारीख को फिर हमारा जेल कस्टडी हो गई 3 साल बाद। और उसी बीच में मेरे साथ मेरे परिवार में एक बहुत दुखद घटना हुई। मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भाई, जो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल था कि मेरे कोर्ट के लिए आ जाना या मुलाकात पे जेल पे आ जाना या वकीलों के लिए बात करने के लिए, तो वो एक बार आता है कोर्ट में। ये लगभग 4 माह बाद की बात होगी, अप्रैल के आसपास 2009 में। वो वहाँ आते हैं और वो इन सब स्थितियों को, हालातों को देखते हुए उनको शौक लगता है, उनको अटैक आ जाता है तो वो वहीं मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित हो जाते तो मैं इतना बदकिस्मत आदमी था कि मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाया कि उसको हाथ लगा के या उठा के मैं अस्पताल ले जाऊं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में था। पुलिस ने मुझे अलाउ नहीं करा।
जेल से लाया गया था तो अलाउ नहीं करा कि तुम उनके साथ जा सकते हो। तो मैं दूर से निहारता रहा, ताकता रहा, कोई दूसरे लेके गए उससे अस्पताल, और आधे पौन घंटे बाद जब खबर आती कि वो तो शांत हो गया सर। तो जो पहाड़ ऐसा टूटा है, जो इतनी बड़ी क्षति जो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में हुई, वो कभी भरपाई नहीं हो सकती। ये एक बड़ा मार्मिक मेरे लिए हुआ। इसके अलावा मेरे परिवार में क्षति तो हुई। मेरी पत्नी बेचारी बहुत परेशान हुई, मेरे बच्चे छोटे थे वो परेशान हुए, मेरे भाई के बच्चे अभी अकेले बच्चे ये परेशान हुए। इसके समाज का एक दाग झेल रहे थे कि आतंकवादी लोग ही आतंकवादी लोग हैं। समाज में, परिवार में, पड़ोस में सब लोगों के है की निगाह से देखते थे। तो ये आर्थिक रूप से हम टूट गए थे। धंधा पानी चौपट हो गया था, क्योंकि धंधा व्यापार करने वाला मैं ही था। परिवार के अंदर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, पत्नी हाउसवाइफ थी। तो बहुत कठिन दौर से वो दिन गुजरा है, उसको हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब देखते या पुराने बेक में जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि कहाँ से। और फिर बाद में ईश्वर पर मुझे विश्वास था, न्याय प्रणाली पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि न्याय प्रणाली एक दिन कभी ना कभी हमारे पक्ष में न्याय देगी। क्यों विश्वास था? सिर्फ इसलिए विश्वास था कि पूरा झूठ पे खड़ा करा गया था। और झूठ पे खड़ा करने के पीछे बाद में सोचते भी थे क्यों झूठ पे हम ही क्यों। तो फिर हमको समझ में आता रहता था कि ये झूठ इसीलिए गढ़ा गया कि आगामी कुछ समय बाद चुनाव थे महाराष्ट्र में। तो आगामी चुनाव थे तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर भी थी, महाराष्ट्र में, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उनको भगवा आतंकवाद का नाम इसलिए दिया। भगवा आतंकवाद की शुरुआत अपने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे थे दिग्विजय सिंह जी, उनने इसकी शुरुआत करी थी। वहाँ पर शायद आर पाटिल थे महाराष्ट्र में गृह मंत्री, उनने भी यही बात बोला। केंद्र के गृह मंत्री और सोनिया गांधी, वहाँ ने भी सबने भगवा आतंकवाद बोला। और भगवा आतंकवाद के पीछे सीधे वोट बैंक की राजनीति थी। किसी एक वर्ग विशेष को खुश करना था, तो अपने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एक इतने बड़े हिंदू समाज को बदनाम करा, जो बहुत पीड़ादायक था। हिंदू समाज को बदनाम करा, कई परिवारों को, परिवार बर्बाद हुए, 12-13 जितने परिवार प्लस उनके घर परिवार के लोग, सदस्य, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। तो इसके पीछे उनका मकसद एक ही था कि हिंदू टेररिज्म बताया जाए, हिंदू समाज को बदनाम कर दिया जाए, और जो हिंदू गतिविधियों में लिप्त है, काम करते रहते हैं समाज के लिए, हिंदू समाज का, उसमें लोग घबरा के जाए नहीं। मतलब जैसे आरएसएस से लोग कटे, विश्व हिंदू परिषद से कटे, मतलब ये ऐसे लोगों पे ऐसा कर देंगे तो कई लोग जुड़ेंगे नहीं, डर के मारे बाहर होंगे। और ऐसे पहले भी कई बार कांग्रेस इसमें का कृत्य कर चुकी है। कई बार संघ पे बैंड लगाया, बिना वजह के बैंड लगाया। हुआ क्या? आखिर में न्याय मिला। सत्य तो सत्य होता है, सत्य परेशान जरूर हो सकता है पर पराजित नहीं होता। और इनकी प्रताड़ना की पराकाष्ठा कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी से लेना देना नहीं। इनको अपने वोट बैंक से मतलब है, अपनी राजनीति से मतलब, अपने सत्ता में बैठने से मतलब। सत्ता में बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। एक ऐसे किसी एक मार्मिक एक और घटना है जो दिलीप पाटीदार एक गवाह है इसके अंदर। दिलीप पाटीदार को हमारी गिरफ्तारी के 10-15 दिन बाद लेके जाते हैं यहाँ से, मुंबई से, इंदौर से। दिलीप पाटीदार आज तक लापता है। अच्छा, दिलीप पाटीदार इस केस के अंदर, इस चार्जशीट के अंदर आरोपी भी नहीं है। जब ये खुद यहाँ से लेके जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं, साथ में ले जाने के बाद वहाँ पर 161 का उसका बयान लेते हैं। बयान लेने के बाद वो आता ही नहीं है इंदौर अपने। यह आश्चर्य बात है। जब घर वाले इंदौर में उसके हिवस कार्पेट को लगाते हैं कि बंदे प्रत्यक्षीकरण, तो यहाँ से एफिडेविट देते हैं, मुंबई एटीएस एफिडेविट देती है कि ये बंदे अपनी मर्जी से हमारे साथ आया था और हमको बयान दिया और बोलता मेरे को 164 का बयान देना है। 164 के बयान के लिए फिर हमने डिमांड करी कि एक आईडी प्रूफ लगता है। तो ये बोला कि मैं आईडी प्रूफ लेके आता हूँ, चले गया। वो आया नहीं उसके बाद। ये कितनी हंसने वाली बात है भाई। बाकी दुनिया तो यही समझेगी, मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मुझे मालूम, मुझे भी यहाँ से इंदौर से जब लेके उठा के ले गए थे 4 लोगों को, तो हमको तो मालूम ही नहीं। हमारे वाले पीछे सुकलिया थाने में एक लेटर लगाया था इन्हें एटीएस वालों ने कि ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इनकी घर वालों की सहमति से जा रहे हैं,
रोजनामचे में एक लिख के गए थे वो, जबकि हमको माला भी नहीं ले गए। और हमको वहाँ ले जाने का 5 दिन अनाफे से ले रखा गया, हमको तो छोड़ा नहीं। वो जो 2 गवाह थे उनको छोड़ा नहीं, जो दिलीप नाहर को और धर्मेंद्र बैरागी को गवाह बनाया उनको भी नहीं छोड़ा उनने। गवाह लेने के बाद भी 10 दिन तक नहीं छोड़ा। तो ये दिलीप को भी गवाह बनाया तो उसको कैसे छोड़ दिया होगा? मतलब उसको मार के कहीं गए? मार दिया उसको, निश्चित उनके हाथ में मार दिया, मर गया, कुछ हुआ। क्योंकि दिलीप क्यों भागेगा भाई? एक बार फरार, मान लो कोई किसी केस में आरोपी हो तो वो भाग सकता है, डर के मारे अपन मान ले फरार हो सकता है। ये तो आरोपी भी नहीं है ना, पूरी चार्जशीट में आरोपी नहीं है। तो क्या हो गया? तो दिलीप जब इसे पराकाष्ठा कुछ भी कर सकती थी एजेंसी, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ से उत्प्रोत थे। दिग्विजय सिंह चला रहे थे यहाँ से। दिग्विजय सिंह इसलिए चला रहे थे कि उनका कई बार स्टेटमेंट आया कि हेमंत करके जो महाराष्ट्र ATS चीफ थे, हेमंत करके से मेरी फ़ोन पे लगातार बात होती रहती, वो दबाव में है। किसके दबाव में था? ऐसा दिग्विजय सिंह बोलते थे, स्टेटमेंट थे। आप उठा के पुराना निकालो उनके उस समय का, हमने भी पेपर में बड़ा स्टेटमेंट में सुने थे। तो ये क्या था, इसके क्या मकसद था उनका? भाई क्या संबंध थे दिग्विजय सिंह जी के हेमंत करकरे जी के? ATS चीफ के क्या संबंध थे? तो सीधे सीधे हिंदू समाज को बदनाम करना था। आज न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास था, आज पूरे हिंदू समाज का सर गर्व से उठा। न्याय प्रणाली ने न्याय दिया। सब झूठे फैब्रिकेट, सब झूठे गवाह, झूठे सबूत से खड़ा किया गया था केस। इस केस में बताया था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक है, आपके ऊपर क्या चार्ज लगाया था इन्होंने? 400 देखो क्या है, इनने कम से कम 50-60 धाराएं लगाई थी। अनलॉफुल एक्टिविटी, विस्फोटक अधिनियम 302, 307, 338, इसे करते हुए जितनी धाराएं होती सब प्रकार के सभी पे, भले किसी का रोल कम या ज़्यादा बताया, पर सब पे एलिगेशंस पूरे लगाए थे। आपका कुछ रोल बताया था इनने कि आपका क्या रोल? आप जब चार्जशीट निकाल के देखोगे ना, तो मेरे भी चार्जशीट देखोगे तो ये सब धाराएं, मतलब ये सब धाराएं, मतलब ये सब चीज़ आती है। ओके, ऐसा कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं था? जैसे 307 या 302 लगी, 302 में 5 जनों पे भी 302, तो 302 मतलब मर्डर केस लगा रहा, जबकि मैंने मर्डर किया नहीं है। कोई भूमिका भी नहीं थी आपको, वो तो आप विस्फोटक अधिनियम लगा दिया। विस्फोटक अधिनियम भी मेरे पास ना तो विस्फोटक पकड़ाया गया, ना मेरे पास विस्फोटक था, ना मैंने विस्फोटक लगाया, फिर भी मैं विस्फोटक अधिनियम कैसे लगा दिया? अनलॉफुल एक्टिविटी लगा दी गई साहब। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है? देश विरोधी कोई कार्य में लिप्त होना, देश विरोधी। तो देश विरोधी कार्य तो कौन सा किया था जो अनलॉफुल एक्टिविटी लगा दी? तो ऐसे करके जो हर आरोपी पे 70-80 धाराओं थी, 60-70। जमानत मिली 2012 में, उसके बाद आपको यकीन था कि आप बरी भी हो जाऊंगा? सबसे पहले आप लोग ही बरी हुए थे इसके? नहीं, देखो विश्वास तो पहले से था, न्याय प्रणाली पे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि चार्जशीट पढ़ते थे, समझ में आता था चार्जशीट के अंदर कहीं भी सबूत ही नहीं है, गवाह ही नहीं है। भाई किसी को सजा देने के लिए सबूत और गवाह तो चाहिए ना। जब आप एक साधारण व्यक्ति से ही पढ़वा लोगे चार्जशीट, तो वो खुद भी बोल देगा इसके खिलाफ गवाह सबूत तो है नहीं, फिर कैसे? बस ठीक है, पटक के रखना है भाई, उसका लाभ उठाना है ना। उनको जेल में जितने दिन रहेंगे, जितने दिन चर्चा रहेगा, उतने दिन कह सकते कि देखो हमने इनको पटक रखा है। अब जब 2017 के अंदर चार्ज फ्रेम होता है, मतलब ट्रायल चलाने के लिए, किसी को दोषी है या बरी करने के लिए केस को ट्रायल चलाना पड़ता है। ट्रायल के पहले क्या होता है? चार्ज आरोप तय होते, एलिगेशन पुलिस ने तो सब लगा दिए। बेमालूम पुलिस ने कितने एलिगेशन लगा दिए, 70 प्रकार की धारा लगा के सबका आरोपी हूँ मैं, जब तक पुलिस ने लगाया। बस जब ट्रायल के पहले एक चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के समय बहस होती है, सब चार्जशीट को पढ़ो आप, इसके अंदर मेरे खिलाफ क्या है, जो मेरे खिलाफ आ रहा है उसका मैं आरोपी हूँ, बाकी चीज धाराओं का मैं आरोपी नहीं कहलाता, बाकी धाराओं को नहीं होता है। तुमने तो 150 धारा लगा दी, 50 के साथ 50 का आरोपी हो गया। पर जब मेरे खिलाफ एक गवाह ये है, ये कहीं कह रहा है, जो चीज़ कह रहा है मैंने गाली बकी, वो बाकी गवाहों में कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ मैंने गाली बकने का ही आरोप हो सकता है मेरे पे, बाकी धाराएं हटना चाहिए मेरे पे, रहना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं चार्ज फ्रेम होना, मतलब आरोप तय होना, हिंदी में आरोप तय। अब जब आरोप तय के समय हर व्यक्ति, हर आरोपी का अपना अपना वकील फाइट करता है कि साहब माइलट आप देखिए मेरे पे इस चार्जशीट के अंदर मेरे खिलाफ क्या है, तो मेरे जब खिलाफ क्या है, तो जब देखा गया साहब,
तो खिलाफ कुछ था ही नहीं। मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, शिव नारायण कलसंग्रह के खिलाफ कुछ नहीं था, राम अपने जगदीश महात्र के खिलाफ कुछ नहीं था। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राकेश धावड़े के खिलाफ कुछ नहीं था, प्रवीण टकालके के खिलाफ कुछ नहीं था। आप पांचों को बरी किया? तो पांचों को कोर्ट ने बरी किया, क्योंकि मेरा वकील तो ये किफायत करेगा था मेरे खिलाफ कुछ है नहीं। फिर भी तुम मेरे को अभियोग चलाओगे, 3-4 साल तक ट्रायल चलेगा, मेरे को बार बार कोर्ट में भी आना पड़ेगा। उसके बाद भी जब कुछ भी नहीं चार्जशीट के अंदर, तो सजा किस आधार से दोगे आप? तो बाकी अब आज बरी है सजा। तो इसलिए हमको पहले फर्स्ट फेज में हम ट्रायल शुरू होने के पहले चार्ज फ्रेम मुकदमा बरी हो गए। अब बचा क्या, किसी पर झूठे जो फैब्रिकेटेड करके आरोप फैब्रिकेट करके जो गवाह खट्टे गए थे, सबूत बनाए थे, झूठे बनाए थे, अब उनको चैलेंज किया जाता है ना कोर्ट में, सही है क्या गलत है। 7 बच्चे, 7 के खिलाफ ट्रायल चला, सब गलत निकले। तो सब गलत निकले तो थे ही नहीं, सब फैब्रिकेटेड थे, आज तो सब बरी हो गए। तो न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास था। तो इस तरह से फैब्रिकेटेड किया गया था केस, पूरी हकीकत बता रहे हैं श्याम साहू। लेकिन परिवार को कितना भुगतना पड़ा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उनकी वाइफ है हमारे साथ में, सीमा साहू, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाभी, कैसा गुजरा था ये वक्त? आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। सही बात है। ये एक महिला गृहिणी और ऊपर से 3-3 बच्चे छोटे, बहुत स्थिति ख़राब थी उस समय पर। छोटा बच्चा 2 साल का ही था मेरा। तो जब पहली बार इनको लेके गए, पूरे आरोपी बना के जैसे भी ले गए हों, पर हमें ऐसा नहीं लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, किडनैप किए हैं, उठाए हैं, कौन लेके गया है, कोई खबर नहीं थी। तब फिर थोड़े दिन बाद जब जैसे ही केस खुलता गया, मालूम पड़ा फिर जैसे तैसे कि इनको नासिक में रखा है। छोटा बेटा 2 साल का ही था, उसको लेके गए तो मालूम पड़ा कि बच्चे को जब अपने पापा को देखा कि ये अंदर हैं और हम लोग बाहर से बात कर रहे हैं, तो एकदम बिलख बिलख के रोने लगा कि मम्मी पापा को बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ, ये वहाँ क्यों हैं। तो एक तो पहले से मिले नहीं थे इतने दिन पहले से, और फिर उनको ऐसा लगा कि बच्चा मिलना चाहता है, तो वो स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके बाद 2 बेटे और पढ़ने लिखने का समय, बड़ा बेटा भी इतने स्थिति उसकी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ समझ सके, कि सबसे ज़्यादा उसको ही फेस करना पड़ा कि उसकी उम्र ऐसी थी कि ना अच्छा समझ सकता था ना बुरा, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कि इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा उसको झेलना पड़ा। तो लोग पूछते भी थे, स्कूलों में भी हालत ख़राब, मोहल्ले पड़ोस में लोगों का जैसे ही मालूम पड़ा कि आरोपी बनाया है या केस में जोड़ा है या न्यूज़ में आया, देखा फ़ोटो, रिश्तेदार सब मोहल्ले पड़ोस के सब यही सोचते थे कि ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा, या लोगों का सोच बदल जाता है, नज़रिए बदल जाता है देखने का, कि मतलब कैसी स्थिति होगी। तो ये सब एक परिवार को जो सामना करना पड़ा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बाकी परिवार के लोगों में शामिल रहे इसमें हमारे जो जज थे, कोर्ट का केस मतलब केस देखना, वकीलों से मिलना, इनसे मिलने जाना, और जो भी काम संभाल रहे थे, तो उनका उस समय पर अटैक आया और वो वहीं एक्सपायर हो गए। तो आपको ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई होगी। उनके भी 4 बच्चे, भाभी भी बिल्कुल बेसहारा हो गई, उन सबको भी संभालना, परिवार को संभालना। एक और हमारी जेठानी बड़ी, उनका भतीजा, वो थोड़ा था इतना कि मैं उसके साथ कहीं जा आ सकती थी। बाकी सभी छोटे बच्चे थे, उनके बच्चे भी छोटे, 4 मेरे भी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी उसी समय। उनके बाद हमारे घर में दादी थी, माँ, हमारी दादी सास, वो एक्सपायर हो गई। तो उस समय भी बहुत सब कुछ संभालना पड़ा। और उसके बाद सड़क चौड़ी हुई, रोड चौड़ा हुआ, तो उस समय भी दुकान चली गई हमारी, आधी ज़्यादा 13 फीट जगह उसमें चली गई। तो मतलब व्यवसाय भी ख़त्म, दुकानदारी सब चौपट हो गई। कुछ मतलब बच्चों के लिए भी नहीं बना, फीस के लिए परेशान होना, कहाँ क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आता। उस समय बहुत स्थिति ख़राब थी। तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। दुखों का पहाड़ बुरी तरह से, और ना इनसे मिलने जाना, बस एक कभी लेटर लिख देते तो कभी ऐसे बात बहुत कम हो पाती थी, मिलना होता नहीं, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी लेना है, क्योंकि मैं तो अब छोटे बच्चे थे उस समय, मैं घर गृहस्थी में उलझी हुई थी,
तो कुछ बाहर की इनकी जानकारी भी नहीं थी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। समाज कितना साथ दे रहा था? समाज वालों का तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा। तो समाज की तो नज़रिया बदल गया ना लोगों का, कि देखने का कि भाई गलत किया होगा तभी तो गए हैं। लोगों की सोच तो ऐसी रहती है ना कि फिर परिवार का, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे केस की स्थिति सुधार आता गया, फिर थोड़ा पारिवारिक माहौल बदलता गया और परिवार के साथ ही सपोर्ट रहा, जाने आने का रहा। तो परिवार के और रिश्तेदारों का, मेरे भाई का, सब लोगों ने सहयोग करा। कैलाश अभी भी आता है, सुनाती हूँ बच्चों को। बच्चे खुद नहीं समझते ना, बच्चों ने भी इतनी कम उम्र में, तो 2 साल का बेटा समझता ही नहीं था, उसको तो इतना सब कुछ मालूम नहीं। अब तो 2 बहुएं आ गई हैं घर में, बेटों की शादियां हो गई हैं, तो विवाह के बाद तो बहुओं को भी सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। फिर अब सब समझ में आता है कि हाँ मम्मी ने तकलीफ़ उठाई उस समय पर, हिम्मत से बहुत सामना किया। बाकी फिर कैलाश जी आ गए थे, उस समय से थोड़ा सा बदला था कि मीडिया में कैलाश जी के आने से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था कि लोग समझने लगे थे कि हाँ ये तो केस कभी कभी झूठे भी बन जाते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं लोग, या ले गए हैं किसी कारण से, कोई पुराना बदला लेना होगा या ऐसा कुछ केस बनाना होगा। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे। हाँ अभी भी हैं वो, तो उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट रहा और उनके आने के बाद लोगों का थोड़ा सोच बदला था। तब फिर मीडिया वाले, दूसरे लोग भी आने लगे, फिर पॉलिटिक्स से जुड़े लोग भी आने लगे और थोड़ा बहुत सहयोग भी रहा सभी का। तो बच्चों की फीस वीस में भी थोड़ा सा उन लोगों ने किया था, कैलाश जी ने भी, और अपने विधायक थे सुदर्शन जी, ये लोग आए थे और आगे बढ़ के उन्होंने मदद की। तो स्थिति तो कुल मिला के, और फिर मैं उस टाइम गृहिणी थी, समझ नहीं पा रही थी, और फिर जब बाहर निकली तो बहुत कुछ सोचने में आया, सीखने में आया। दुनिया देखी और समझी उसको कि कैसे जब किसी इंसान पर तकलीफ़ आती है तो लोग कैसे बदलते हैं, और फिर कैसे नेगेटिव पॉजिटिव वो सबका सामना करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर परिवार को तो खासा भुगतना पड़ता है, लेकिन सीमा जी ने भी बड़ी हिम्मत से इस पूरे मामले को समझा और आगे बढ़े। बड़ा बेटा भी है हमारे साथ में, जयेश। जयेश, आप की क्या उम्र थी जब पापा को ले गए थे? जब मेरी 12 वर्ष की उम्र थी, और उस टाइम पे हमने बहुत झेला जिस प्रकार की प्रताड़ना हमारे ऊपर होती थी। एक आतंकवादी का बेटा कहलाना, समाज किस नज़रिया से देखता था, वो बहुत पीड़ादायक हुआ करता था। स्कूल में भी मैडम टीचर का बहुत रवैया गलत हुआ करता था। पर समय रहते रहते धीरे धीरे बदलाव आया। जब माननीय कैलाश जी ने हमारा सपोर्ट किया तो धीरे धीरे बदलाव आया, लोगों ने नज़रिया बदला। हमें स्कूलों में परेशानी आती थी जब फीस भरने की, तो सब सपोर्ट करा गया, और इस न्याय प्रणाली पे कहीं ना कहीं विश्वास तो था ही, पर कहीं ना कहीं एक दुख पीड़ा ये भी थी कि क्या गलत किया था जो इतना हम ऐसे परिवार, एक सामान्य परिवार को इतना झेलना पड़ा। क्या इतना देर लगी, 4 साल व्यतीत करे पिताजी ने। हमने बहुत उस समय देखा, करा, समझने की कोशिश करी, परिस्थितियाँ नहीं थी घर पे। परिवार में माता को इधर उधर जाना पड़ता था, छोटे भाई थे, छोटा भाई गोदी में लेके उसको इधर उधर जाना, उसी उपरांत में बड़े पापा का देहांत हो जाना, और पूरे परिवार में कहीं ना कहीं व्यवसाय ना होना। सब बच्चों ने संभाला, परिवार ने, बड़े भाइयों ने संभाला, हमारे बड़े पापा के लड़कों ने संभाला, हमारे परिवार ने संभाला, हमारे सब ने, समाज ने संभाला, कोशिश करी। कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें अपव्यय फैलाने वाले, जिनने कहीं ना कहीं अभी तक ये कहा जाता था कि श्याम साहू भारत मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी हैं, आतंकवादी हैं, पर उनके मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस सरकार ने पूरी तरीके से आरोप लगाया था कि कैसे ना कैसे मालेगांव ब्लास्ट का फ्रेम फैब्रिकेटेड करके कि एक भगवा आतंकवादी कैसे क्रिएट करा जाए, ये बनाया था, और एक षड्यंत्र था कांग्रेस के द्वारा जो रचा गया। कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का षड्यंत्र था, क्योंकि चुनाव थे उस समय, उस दरमियान, तो उस समय तो 12 साल की उम्र में आप तो फिर बड़े हो गए थे, छोटे भाइयों की जिम्मेदारी संभालना, और ये सब बचपना तो चला ही गया होगा। बचपना तो पूरी तरीके से चले ही गया था। साथ ही साथ एक समय ऐसा भी देखा हमने जब एक
एक एक दिन में महीनों तक मम्मी घर पे नहीं आती थी। मम्मी कभी बॉम्बे जा रही हैं, कभी कोर्ट में जाना है कहीं। एक माँ का भी प्यार नहीं मिल पाता था, न पिताजी का दुलार मिल पाता था। वो समय बहुत कठिन था। तो देखिए, उस समय को याद करके आज भी भावुक हो जा रहे हैं जयेश। लेकिन अब जो इंसाफ हुआ है, जो न्याय हुआ है, जो कोर्ट का फैसला आया है, निश्चित तौर पर न्याय हुआ है। और जो भगवा आतंकवाद एक शब्द देने का प्रयास किया गया था, वो भी क्लियर हो गया है कि भगवा आतंकवाद कभी नहीं हो सकता। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।